बात होती है, ये पेपर लॉ ऑफ एविडेंस का पढ़ाया जाने वाला है, इस पर आज बात करेंगे। इसमें सबसे पहले एविडेंस की बात होती है कि वर्ड एविडेंस जो है वो जो है एविडेंस से ही लिया गया है। इसका मतलब होता है मेक क्लियर और मेक एविडेंट। अब इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है, उसकी डेफिनेशन में क्या क्या कहा गया कि ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताता एविडेंस का। पहली बात तो ये क्या कहता है, ऑल द स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट एंड इंक्वायरी। मैटर ऑफ फैक्ट और इंक्वायरी के संबंध में जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो, और ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो मूल कंसेप्ट लिया गया है, जो एविडेंस के लिए मूल सिद्धांत है, वो मेनली 3 सिद्धांत हैं। पहला ये कि एविडेंस साक्ष्य जिसे कहते हैं, जो प्रस्तुत किया जाएगा वो फैक्ट इन इशू होगा, रिलीवेंट होगा। तो पहली बात तो ये फैक्ट इन इशू होना चाहिए कि मैटर में होना चाहिए, और उससे रिलीवेंट भी होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी गवाही लाके आपने रख दी। दूसरा, अनुश्रुत साक्ष्य यानी हेयर से एविडेंस जो है वो ग्राह्य नहीं होगा, यानी वो एडमिसिबल नहीं होगा, उसे नहीं लिया जाएगा कि साहब सुनी सुनाई आप बात जो है लाके किसी चीज़ को साबित कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तीसरा ये कि प्रत्येक मामले में श्रेष्ठतम साक्ष्य, जो सबसे सुपीरियर साक्ष्य है, जो सुपीरियर गवाही है, वो ली जाएगी। कि भाई किसी ने अगर कोई किसी घटना को देखा है तो उसकी गवाही सुपीरियर है, इससे कि उसने खाली जो है उसकी परिस्थिति को देखा है, उसे जाते हुए देखा है, या कोई मर्डर हुआ है, उसके ने मर्डर जिस पे आरोप है उसे जाते हुए देखा है, तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ उसका साक्ष्य है कि जो जिसने जो है देखा है, प्रत्यक्षदर्शी है जो है। अब सवाल उठता है कि एविडेंस के काइंड्स क्या कौन कौन से हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसे प्रकार हम कहते हैं। एक तो पहली बात है डायरेक्ट एविडेंस या पॉजिटिव एविडेंस। तो जो डायरेक्ट एविडेंस है, जो मर्डर के स्टेटमेंट में स्टेट ऑफ विटनेस जो जिसने देखा है वो उसका विटनेस का है, वो डायरेक्ट एविडेंस हो गया। दूसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य। उसको हम कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने उससे वो तो नहीं देखा कि मर्डर करते हुए, लेकिन उसने जाते हुए देखा और जो है खून सने हुए जो है कपड़ों से आते हुए देखा, तो वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य, वो उससे ही मतलब निकाल लिया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है जो है, और वो उसका जो है साक्ष्य मान लिया जाएगा अन्य साक्ष्यों के साथ। तीसरा होता है रियल एंड पर्सनल साक्ष्य। तो रियल एविडेंस जो है वो डायरेक्टली एड्रेस करती है सेंसेस ऑफ कोर्ट को एंड ज्यूरी को, ठीक है। चौथा होता है हियर से एविडेंस अपने आप में मान्य नहीं होता, वैल्यू नहीं होती उस जब तक कि किसी और एविडेंस से उस बात को साबित ना कर दिया जाए। जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं वो भी हियर से एविडेंस मानी जाती हैं जब तक कि उसके रिपोर्टर को पेश ना किया जाए और रिपोर्टर ने घटना देखी, तब जो है वो उसका जो है महत्व होगा। पांचवी है प्राइमरी एविडेंस। जो प्राइमरी एविडेंस होता है कि जो बेस्ट एविडेंस कहलाती है, कि जो डायरेक्ट प्रूफ होता है। और छठा है सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 63 में सेकेंडरी एविडेंस जो है जहाँ पे ओरिजिनल नहीं है वहाँ पर जो है सेकेंडरी एविडेंस जो है वो जो है देखा जाता है। ओरल एविडेंस आप जानते हैं, मौखिक एविडेंस जो है वो ओरल एविडेंस माना जाता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो उससे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। 8वां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और 9th होता है कंक्लूसिव एविडेंस वेयर द कनेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एविडेंटरी फैक्ट इज़ नेसेसरी। इसमें कंक्लूसिव कि उससे मतलब निकालने वाली जो एविडेंस है वो कंक्लूसिव एविडेंस जो है वो मान ली जाती है। अब बात आती है डेफिनेशंस की कुछ की। जैसे फैक्ट है,
तो सेक्शन 3 में फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, एंड दूसरा एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो ये जो है फैक्ट हुआ, जो जिसे हम तथ्य कहते हैं। फैक्ट इन इशू जो तथ्य इशू में है, उस मैटर में इशू है। तीसरा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में अब जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी अब जो है उसमें शामिल है। सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड को की भी सेक्शन 3 में है। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट और टू एग्जिस्ट। जो बिलीव करता है उसको, कि इस पे विश्वास करता है कि ये ठीक है, तो उसे प्रूव कहते हैं। या considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of a particular case to act upon the supposition that it does exist। यानी जो है एक कॉमन बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उन सारी चीज़ों से ये समझता कि जो है ये जो है चीज़ उपस्थित है या एग्जिस्ट है या वो तथ्य है, तो उसे इन दो स्थिति में जो है उसे प्रूव्ड मान लिया जाता है। डिसप्रूव्ड जो है इसका उल्टा, सीधा सा, ये भाई कोई तथ्य नहीं है, वो विश्वास नहीं किया जा सकता, कोर्ट विश्वास नहीं करता। और दूसरी बात, वो कोर्ट एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझता, इसलिए कोर्ट भी उसे उस बात को नहीं समझता। तो ये जो है डिसप्रूव्ड हो गया। मे प्रिज्यूम का मतलब कोर्ट जो है प्रिजम्पशन करेगा। तो इसमें जो में प्रिजम्पशन है कि जो है, वैसे तो प्रिजम्पशन जनरल वो नहीं होती, प्रूफ नहीं होता, लेकिन जहाँ पर लॉ में कह दिया कि भाई ये प्रिज्यूम किया जाएगा। जैसे अब रेप के मामले में सेक्शन 114 में ये प्रिज्यूम किया गया कि जहाँ पर ये साबित हो गया कि इंटरकोर्स हुआ है और वहाँ पर बात है कि सम्मति ली गई है या नहीं ली गई है, कंसेंट ली नहीं गई है, तो ये माना जाएगा कि कंसेंट नहीं ली गई है जब तक कि ये साबित ना कर दिया जाए कि कंसेंट ली गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी महिला से संबंध बनाना साबित हो जाता है तो अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि भाई ये कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई। कंक्लूसिव प्रूफ मैंने बताया था कि सेक्शन 4(1) में जो है, तो इररेफ्यूटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ आर कॉल्ड कंक्लूसिव प्रूफ। यानी जो है एविडेंस के बेस पे उसे जो है वो कंक्लूसिव साबित किया गया, मान लिया गया कि भाई ये कंक्लूसिव एविडेंस है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये काम जो है हुआ है, ये चीज़ हुई है। अब रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी की बात है। रिलीवेंसी कि भाई कौन सी चीज़ रिलीवेंट है, और जो रिलीवेंट होगी वही एडमिसिबल होगी। कि भाई जो रिलीवेंट है वही एडमिसिबल होगी, कि मतलब सारी एविडेंस जो है आपको नहीं देखनी पड़ेगी। जो है जो रिलीवेंसी है पहले तो रिलीवेंसी देखनी है और उसके बाद एडमिसिबिलिटी देखनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ रिलीवेंट होना चाहिए एक बात, और दूसरा वो एडमिसिबल भी होना चाहिए। मतलब रिलीवेंट हो सकता है एक हियर से एविडेंस, लेकिन एडमिसिबल नहीं हो सकता। तो एडमिसिबल जो है वो कानून के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई वो रिलीवेंट एडमिसिबल है या नहीं है। तो एडमिसिबल के लिए जो है एविडेंस एक्ट में प्रोविज़न दिए हुए हैं कि वो कौन सा एविडेंस एक्ट में जो है एडमिसिबल होगा और कौन सा एविडेंस एक्ट जो है वो नहीं होगा। अब बात आती है रेस गेस्टे की। रेस गेस्टे जो डॉक्ट्राइन है वो सेक्शन 6 में है। सेक्शन 6 ये कहती है, जनरल रूल ये है कि कोई भी जो समव्यवहार होगा उस का जो है जो रेलेवेंट होगा वो साबित किया जाएगा। लेकिन जो रेलेवेंट, इस सेक्शन 6 उसका अपवाद है एक तरीके से, वो ये कहती है कि जो रिलेवेंट नहीं है वो भी एडमिसिबल माना जाएगा।
वो भी रिलेवेंट माना जाएगा। वो रिलेवेंट इसलिए माना जाएगा कि उसे अलग से सेम ट्रांजैक्शन से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे खा जो है पीट कर उसकी हत्या करने के लिए का अभियुक्त है, खा की हत्या करने के लिए का अभियुक्त है। का या खा या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ पिटाई के समय या उसके इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया है, उसी समव्यवहार का भाग बन जाएगा कि भाई पिटाई के समय जो है उस समय वहाँ पे पिटते हुए देखा उसे या नहीं देखा, क्योंकि पिटाई की हत्या की गई, जबकि हत्या से उसका जो है सीधे मतलब नहीं है। तो इस बात को सेक्शन 6 ये कहती है कि या नियम जो ये है रेस गेस्ट्री ये कहता है कि सब वो भी साबित किया जाएगा, वो भी सुसंगत माना जाएगा, उसे भी साबित किया जाएगा कि वो उस टाइम जो है पिटते हुए नहीं देखा किसी ने, तो इसका मतलब पिटाई से हत्या नहीं हुई उसकी। तो जो है उस हत्या को साबित करने के लिए वो जो तथ्य हैं वो भले ही उस ट्रांजैक्शन में के पार्ट हों, लेकिन उसे भी या जो है उसे भी साबित करना पड़ेगा, वो भी एडमिसिबल होंगे, सुसंगत होंगे, और वो भी उसे भी साबित किया जाएगा वो सेम ट्रांजैक्शन में जो है वो, लेकिन ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए कि भाई उसी मामले में सेम पार्टीज़ हैं, सेम ट्रांजैक्शन है, तब जो है वो जो है माने जाएंगे। अब सवाल ये उठता है सेक्शन 7 जो है कि भाई जो रिलेवेंट होंगे, जो सेक्शन 7 ये कहती है कि तथ्य जो सुसंगत हैं, रेलिवेंट हैं, जो सुसंगत तथ्यों या विवादक तथ्यों में विवेक हैं या जिनका प्रसंग हेतु के परिणाम है, जो परिणाम होते हैं। कि जैसे प्रश्न ये है कि क्या का ने खा को लूटा, तो ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, तो ये सुसंगत हो गया। उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या इस तथ्य को उसके पास धन है उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये जो परिणाम है, अगर परिणाम जो है वो भी जो है उसे सुसंगत जो है माना जाएगा, जो है रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा कि वो रेलिवेंट है। जो है सेक्शन 8 कहती है कि तैयारी या पूर्व का या पश्चात का आचरण, जो पश्चात का आचरण है वो भी जो है उसे रेलिवेंट माना जाएगा। और सेक्शन 9 ये कहती है कि स्पष्टीकरण अगर जो है रेलिवेंट तत्वों का है या जो आवश्यक तत्व हैं उसे क्लियर करने के लिए वो भी रेलिवेंट माने जाएंगे, उसे क्लियर करने के लिए आवश्यक तत्व जो हैं। और सेक्शन 10 ये कहती है कि षड्यंत्र के बारे में कोई बात की गई है कि उसकी साजिश की गई है, षड्यंत्र किया गया है, तो उससे संबंधित जो उस परिकल्पना के बारे में हैं वो भी जो है सुसंगत माने जाएंगे। अब बात करते हैं एडमिशन की, यानी स्वीकृति। स्वीकृति वो इसके सेक्शन 17 में वो परिभाषा दी गई है। स्वीकृति वो मौखिक या दस्तावेजी कथन है जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य में रिलेवेंट और एडमिसिबल तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है या जो व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थिति में किया गया है जो इसके बाद दिखाता है, तो वो स्वीकृति है। कि जो मौखिक जो है, ये पहली बात ये मौखिक या दस्तावेजी कथन हो, दूसरा ये कि वो जो है सुसंगत या विवादक या विषय के बारे में हो, ठीक है, यानी जो है रेलेवेंट फैक्ट के बारे में हो या एडमिसिबल फैक्ट के बारे में हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो जिसका वर्णन 18 से 20 में किया गया, यानी बाद में अभी बात करेंगे उनमें, उक्त धाराओं में वर्णित किसी परिस्थिति में किया गया हो, इन धाराओं में वर्णित किसी परिस्थिति में किया गया हो। तो सेक्शन 17 जो है एक जो है स्वीकृति का इंट्रो जैसा है। 18 ये कहता है स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। पहली बात ये इसकी जो कार्यवाही का पक्षकार है, पार्टी है, उसके द्वारा एडमिशन किया गया हो कि हाँ सर ये सब मैंने किया है, ठीक है, तो वो जो है वो मानी जाएगी। 19 सेक्शन 19 ये कहती है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। तो वो जो विरुद्ध वाले हैं, वाद के पक्षकारों के विरुद्ध वाले,
उनकी जो है स्वीकृति होती है। जैसे का खा के लिए किराए संग्रह का दायित्व लेता है। गा द्वारा खा को जो है किराए संग्रह ना करने पर बाद लेके आता है गा कि खा ने संग्रह नहीं किया। का इस बात को कहता है कि गा ने खा को भाटक किराया दिया था, और गा द्वारा ये कथन उस पर जो है खा का किराया दिए है स्वीकृति है कि भाई तीसरा व्यक्ति उस जिसने दिया है वो ये कहता है कि हाँ साहब मैंने दिया इसको किराया, तो जो है उसने किराया नहीं दिया, इसका इस मुकदमे में उसे जो है वो स्वीकृति मानी जाएगी। और सेक्शन 20 ये कहती है वाद के पक्षकार द्वारा व्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति कि भाई जो पक्षकार है उसने दूसरे व्यक्ति को जो है वो क्या कहा है। प्रश्न ये है कि क्या का द्वारा खा को घोड़ा बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। खा से का कहता है कि जाकर गा से पूछ लो, और गा इस बारे में सब कुछ जानता है। गा का कथन स्वीकृति है कि भाई गा से कहा तो गा का कथन स्वीकृति है कि भाई उससे निर्दिष्ट किया गया उसे, और जो है उसे कहा गया कि भाई वो बताएगा, और उस किसे जाके पूछा तो है तो वो कहता है कि हाँ साहब ये ऐसा था, तो ठीक है स्वीकृति हो गई। स्वीकृतियाँ सेक्शन 21 ये कहती है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किए जाना। तो ये सेक्शन ये कहती है सेक्शन 21 स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत और साबित की जा सकती हैं, मतलब उसके विरुद्ध भी साबित की जा सकती हैं, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या हित प्रतिनिधि द्वारा निम्न दशाओं के अलावा उसे साबित नहीं किया जाएगा, या इन दशाओं में उसे उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। पहला, कोई स्वीकृति जो है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा तब साबित की जा सकती है जब इस प्रकृति के यदि करने वाला मर गया, ठीक है, करने वाला मर गया। दूसरा, कोई स्वीकृति उससे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से तब साबित की जा सकती है कि जब शरीर इस स्थिति में ना हो कि वो ये ऐसा किया जा सके। कोई जो है उसकी मतलब ऐसी शारीरिक रूप से या उसके जो है मानसिक रूप से वो इस स्थिति में नहीं रहा कि वो साबित कर सके। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से साबित की जाएगी यदि वो स्वीकृति के रूप से अन्यथा सुसंगत है, क्या अन्यथा रिलेवेंट है, तो वो जो है उसे जो है साबित की जा सके। अब बात करते हैं कन्फेशन की। कन्फेशन क्या है? द वर्ड कन्फेशन appears फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेक्शन 24 में एविडेंस में एक्ट में लिया गया है, जिसमें उसमें क्या है, ए कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड बाई एनी टाइम और बाई ए पर्सन चार्ज विद द क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इंटरफेरेंस दैट द कमिटेड द क्राइम। कि भाई वो एडमिशन है, एक तरह से एडमिशन ही है क्राइम में कि जो उसने क्राइम किया है, इस बात को वो कहता है कि तो वो जो है इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ उसने क्राइम किया है, तो ये जो है कन्फेशन होता है। तो कन्फेशन जो है वो कब मान्य होगा कब नहीं मान्य होगा, इस बात की जो बात है वो इसमें सेक्शन 24 में कही गई है। सेक्शन 24 ये कहती है
अब सेक्शन 25 और 26 ये कहती है कि अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई कन्फेशन किया गया है तो वो उसके विरुद्ध जो है साबित नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि पुलिस ऑफिसर से की को स्वीकृत साबित नहीं किया जाएगा, मतलब उसके अभियुक्त के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, भले वो पुलिस से कुछ भी कहता है। पहली बात ये है कि पुलिस ऑफिसर से किया गया हो, और दूसरा पुलिस अभिरक्षा में से 26 ये कहती है पुलिस अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन भी जो है उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 27 ये कहता है कि साहब अभियुक्त है अगर कोई में जो है तो उससे प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जाएगी, ठीक है। मतलब वो कन्फेशन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे जानकारी में से जो है वो कुछ साबित की जा सकती है। वो सेक्शन 27 जो है एक तरीके से इसका अपवाद है 24, 25, 26 का कि किसी तथ्य के बारे में ये साक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वो संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तथ्य द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टता संबंधित साबित की जा सकेगी। कि मतलब उसका तथ्य से जो पता चले वो साबित किया जा सकता है उसके एविडेंस के साथ। कि मतलब जो है वो कोई हथियार उससे पता चलता है तो वो हथियार साबित किया जा सकता है, वो हथियार साथ में ले आया, वो अपने आप में एविडेंस होगी। ये साबित नहीं, अगर वो ये कहता है कि साहब मैंने हत्या की है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो इससे कोई मतलब नहीं, साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, जो है प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि हाँ हत्या की है या नहीं की है। लेकिन वो अगर वो बता देता है, कोई हथियार बता देता, तो वो हथियार वो तथ्य से जो है वो मान लिया जाएगा कि हाँ साहब इसने हथियार बताया, लेकिन हथियार के जो तथ्य हैं वो साबित करने पड़ेंगे कि हाँ साहब ये हथियार मिला और इस पर इसकी फिंगरप्रिंट थे, ये सारी चीज़ें हैं। खाली उसके कहने भर से जो है उसे नहीं मान लिया जाएगा। तो ये बात हुई कन्फेशन की। अब बात करते हैं डाइंग डेक्लेरेशन की, मृत्युकालिक बयान। तो ये सेक्शन 32 में प्रोवाइडेड है इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसमें मेनली इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि एक तो पहली बात ये समझ लें कि डाइंग डेक्लेरेशन जो है उसके मृत्यु के कारणों के बारे में होता है। ऐसा नहीं है कि जो है मृत्यु के समय जो बोल रहा है वो सारा जो है डाइंग डेक्लेरेशन हो जाएगा। पहली बात तो काज ऑफ डेथ के बारे में होगा, और जो डेथ और एज टू एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिसेटल्ड इन द डेथ, जो है उसमें हुआ है डेथ के संबंध में कोई ट्रांजैक्शन जो है कि कोई मारपीट की गई है, कोई भी ऐसी घटना की गई, वो सारी चीज़ें जो है ये होगा। अब ग्राउंड ऑफ एडमिसिबिलिटी क्यों होती है कि भाई क्यों इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो पहली बात तो ये कि ज़रूरत है, नेसेसिटी है कि जो है इंजोर्ड पर्सन जो है वो प्रिंसिपल विटनेस होता है कि भाई जो है घायल व्यक्ति है वो प्रिंसिपल जो है पर्सन है जो घटना को बता सकता है कि उसके साथ हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये माना जाता है जनरली कि जो है मरता हुआ व्यक्ति सच बोलता है, तो ये जो है इसकी ग्राउंड ऑफ एडमिसिबिलिटी है। अब इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में जो है क्या अंतर है, जो इंग्लिश लॉ में ये है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डेक्लेरेशन दैट द डेक्लेरेंट शुड हैव बीन इन एक्चुअल डेंजर ऑफ डेथ एट द टाइम व्हेन वर मेड दैट ही शुड हैव एट फुलफिल अप्रेंडेड इन डेंजर डेथ। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये है कि डाइंग डेक्लेरेशन इज एडमिसिबल वेदर द पर्सन हु मेड इट वाज और वाज नॉट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में डेथ हो उसे, ये ज़रूरी नहीं है। मृत्यु से पहले का जो बयान है वो डाइंग डेक्लेरेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत मान लिया जाएगा। चौथा, एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ जो है नेसेसरी नहीं है इंडियन लॉ में, इंग्लिश लॉ में ये ज़रूर है। फॉर्म ऑफ डाइंग डेक्लेरेशन का कोई फॉर्म नहीं है, जो है किसी भी फॉर्म में जो है प्रारूप में वो हो सकता है।
अब एसेंशियल कंडीशन क्या है डाइंग डिक्लेरेशन की, वो सेक्शन 32 में दी गई हैं कि द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट मस्ट बी डेड, मर जाना चाहिए उसे, तभी जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अगर वो जिंदा बच गया तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द काज ऑफ हिज डेथ, काज ऑफ डेथ से जो है रिलेटेड होना चाहिए, या जो है उस घटना से संबंधित होना चाहिए। सातवां इसका वो है फिट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द डेक्लेरेंट, डेक्लेरेंट के जो माइंड की कंडीशन है वो भी फिट होनी चाहिए। अगर वो दूसरे व्यक्ति द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि फिट नहीं है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं रह जाएगा। तो उसे प्रूव कैसे किया जाएगा, तो उसे एग्जैक्ट प्रूव किया जाएगा पूरा, मतलब उसे ऐसा नहीं है कि उसे पार्ट में निकाल के आप उसे कर सकते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल कब है, जब इंडियन लॉ में जब जो है उसकी डेथ से संबंधित कोई मैटर है तभी संबंधित है वो है, नहीं तो वो जो है एडमिसिबल नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन। सिविल केसेस में भी अब जो है डाइंग डिक्लेरेशन अब जो है एडमिटेड किया जा सकता है कि हाँ, यस किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज वीकर टाइप ऑफ जो है एविडेंस, अब जो वीकर टाइप ऑफ एविडेंस है, लेकिन जो है एज ए जनरल प्रोपोजिशन दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज वीकर काइंड ऑफ देन अदर पीस ऑफ एविडेंस, एविडेंस के अगर अदर पीस है तो जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन को एक जो है कमज़ोर वो माना जाएगा, अगर अदर है। अगर नहीं है तो जो है वो जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में मजबूत बन जाता है अगर उस मामले की और कोई एविडेंस नहीं है। और 11वां ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट, ज़रूरी नहीं है मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है तो उसका महत्व जो है बढ़ जाता है। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एज ए डाइंग डिक्लेरेशन जो है होती है, तो वैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो अपने आप में एविडेंस में नहीं मानी जाती, लेकिन जो है अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन है तो उतना पार्ट जो है उसका वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे साबित किया जा सकता है। ये सेक्शन 32 में क्लियर किया गया। 13वां ये है कि काशन इन एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा कि रामचंद्रन रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर AIR 1976, हरजीत कौर AIR 99 में ये कहा कि अब जो वो है इसे सावधानी बरतनी चाहिए, इसे देखने में कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन कितना विश्वसनीय है करके, अगर बाकी एविडेंस को भी उसे में कंसीडर करना चाहिए, खाली उसी एविडेंस पे कन्विक्शन नहीं किया जाना चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पे ये मैंने बताई जो है ये इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए जो है डाइंग डिक्लेरेशन की बात होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की। मोटे तौर पर समझ लीजिए कि सेक्शन 61 से 67 तक जो डील किया जाता है डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट हैं। अब इसमें सेक्शन 62 ये कहती है कि प्राइमरी एविडेंस जो है वो मेनली ओरिजिनल एविडेंस जो है वो प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। दूसरी होती है सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस को कहती है, उसमें सेकेंडरी एविडेंस में क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर प्रोविज़न है, जो है अंडर प्रोविज़न में जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो दी गई हैं, तो वो सेकेंडरी एविडेंस है। वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे ओरिजिनल जैसा जो है उसे माना जाएगा कि सर्टिफाइड कॉपी ले ली गई, क्योंकि आपको ओरिजिनल जजमेंट नहीं मिलता, सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी हो गई। तो वो 76 और 77 के अंतर्गत किसी डॉक्यूमेंट की ली गई है, तो वो भी सर्टिफाइड कॉपी 76 और 77 में प्रोविज़न है सर्टिफाइड कॉपी का, वो जो है वो मानी जाएगी सेकेंडरी एविडेंस। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इज दैमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी। अगर जैसे फोटोकॉपी आजकल की जाती है मशीनरी एविडेंस से, ओरिजिनल जैसी है तो उसे भी सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कंपेयर्ड ओरिजिनल से कर ली गई है तो उसे भी सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट, अगर उसने देखा तो वो जो है वो भी सेकेंडरी एविडेंस जो है माना जाएगा।
तो इसमें तीन जो है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को देखें तो प्राइमरी एविडेंस से अगर डिस्टिंक्शन देखें तो प्राइमरी एविडेंस इज ओरिजिनल, सेकेंडरी एविडेंस इज डेरिवेटिव एविडेंस हो गई। सेकेंड प्राइमरी एविडेंस इज ऑलवेज एडमिटेड एज मैटर ऑफ लॉ, जो है प्राइमरी एविडेंस एडमिटेड होगी, और सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, जो है जो सेक्शन 65 में लिखे हुए हैं उन केसेस में ही मान्य होगी, नहीं तो बाकी मामलों में जो है सेकेंडरी एविडेंस मान्य नहीं होगी। प्राइमरी एविडेंस इज बेस्ट एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस इज लेस इम्पोर्टेंट। तो जो है वो अब सेक्शन 685 में क्या है कि प्राइमरी एविडेंस कब एडमिसिबल है, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज द पोजीशन द पर्सन अगेंस्ट whom is proved एनी पर्सन आउट ऑफ रीच। पहली बात ये कि जो है पोजीशन में डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं हो, दूसरा ये कि उस व्यक्ति के जो है पोजीशन में हो जिसके विरुद्ध साबित करना हो, और एनी पर्सन आउट ऑफ रीच, जो है आउट ऑफ रीच हो, इसमें जो प्रोसेस कोर्ट की आउट ऑफ रीच व्यक्ति के पास हो, या एनी पर्सन हु इज़ लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट नॉट प्रोड्यूस इट आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस, अगर वो उसे साबित जो है वो जो है पेश करने के लिए के नोटिस देने के बाद भी पेश नहीं करता है, तो उसे जो है फिर इस एविडेंस को जो है वो सेकेंडरी एविडेंस को भी एडमिसिबल मान लिया जाता है। तो इस तरह से सेक्शन 685 में बहुत सारी कुछ चीज़ें दी गई हैं जो वो एडमिसिबल हैं। बात करते हैं सबूत के भार की, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई साबित कौन करेगा। तो सबसे पहला एक जनरल रूल है सेक्शन 101 में कि जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वो ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वो कहता है, उसे साबित करना होगा उन तथ्यों का अस्तित्व। ठीक है, तो पहली बात ये है कि जो न्यायालय में आके जो कहता है वो साबित करेगा मोटे तौर से। सबसे पहली बात तो ये 101 का एक जनरल रूल ये हो गया कि भाई जो कहेगा वो साबित भी करेगा जो न्यायालय में आ रहा है। दूसरा, किसी वाद या कार्रवाई में 102 ये कहती है, किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पे होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से कोई जो है गवाही वो साक्ष्य सबूत नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई सबूत नहीं दिया जाता है तो अगर वो जो नाकामयाब हो जाएगा है तो उस पे सबूत का भार होगा कि भाई अगर दोनों तरफ से सबूत ही नहीं दिया जाए तो साबित किसे करना होगा कि भाई न्यायालय तो मानेगा नहीं आप जो बात कह रहे हो, तो इसका मतलब आप अगर केस लेके आए हो तो वो साबित करोगे, आप साबित करोगे। तीसरा, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, तो 103 ये कहती है कोई विशिष्ट तथ्य है तो उसके बारे में सबूत का भार उसी व्यक्ति पे होगा जो न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय उसके अस्तित्व पे विश्वास करे, विशिष्ट तथ्य पे। जो ये कहता है जैसे खा को का चोरी के लिए मुकदमा चलाता है और न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की, तो का को ये स्वीकृति साबित करनी होगी, क्योंकि का ये चाहता है कि भाई स्वीकृति गा ने दी। तो गा को फांसने के लिए अगर वो चाहता है गा पे मुकदमा चलाने के लिए तो उसे साबित करना पड़ेगा स्वीकृति दी है, खाली ऐसी न्यायालय खुद से नहीं मान लेगा कि स्वीकृति दी है। 104 ये कहते हैं ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने के समर्थ करने के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। जैसे खा द्वारा एक मृत्युकाली कथन को साबित करना चाहता है, का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी जब मृत्यु का कालिक कथन है, तो का किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्विस्ती को द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है, का को ये साबित करना पड़ेगा कि दस्तावेज खो गया, जब तो होगी वो तो उस तथ्य को साबित करने के, ये तो 104 कहता है। 105 ये कहती है
कि ये साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, तो उसके ऊपर है जो अपवाद का लाभ प्राप्त करता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने जो है इसी से वो प्राइवेट प्रतिरक्षा वाला होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति को मार देता है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में मारा है ये साबित करने का भार अभियुक्त पे है, ना कि प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि नहीं साहब ये मामला प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं आता था। तो उसे 105 में उसे साबित करने का भार जो है उसके ऊपर ही रहेगा। 106 में विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, जब कोई व्यक्ति विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो सकता है तब उसी के ऊपर होगा कि भाई किसी विशेष व्यक्ति के ज्ञान में है तो वो जो है उसी को साबित करना पड़ेगा। 107 ये कहती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। 30 वर्ष के भीतर जीवित होना। अगर प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवित है, ये मर गया है और ये दर्शित किया गया है 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब ये साबित करने का भार कि वो मर गया है उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि भाई उसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो जीवित था, देखा गया है 30 वर्ष के बाद, तो उसके बाद उसे साबित करना पड़ेगा जो मर गया कह रहा है, तो वो प्रमाण लाए ये मर गया है। 108 ये कहती है ये साबित करने का भार कि वो व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है जीवित है। अगर 7 वर्ष से किसी व्यक्ति के बारे में ये साबित कर दिया जाता है कि 7 वर्ष तक किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सुना नहीं गया है, तो उसको जीवित साबित करने का भार जो है वो जो है उस व्यक्ति के पे चला जाता है जो ये बात कहता है। ध्यान लेना है। अब भागीदारों यानी पार्टनर्स, भूस्वामी, मालिक और अभियंता के मामलों में जो सबूत का भार है कि कोई भागीदार है या स्वामी है या नहीं है, तो वे इस रूप में कार्य करते हैं, तब ये साबित करने का भाग कि हैं तो उस व्यक्ति पर है जो ये प्रतिज्ञात करता है, यानी जो ये कहता है उस व्यक्ति पर ही है कि इसे साबित करने का भार। स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति इस चीज़ का स्वामी है या नहीं है, जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया, तब ये साबित करने का भार वो स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि स्वामी नहीं है। कब्जा तो है उसका, लेकिन वो कहता है कि नहीं साहब ये कब्जा तो है, स्वामी नहीं है, तो उसे साबित करने के लिए जो है उसे ये साबित करना पड़ेगा जो ये कोर्ट में आके कह रहा है कि ये मालिक नहीं है, कि मालिक नहीं है। ये साबित करने का ऐसा नहीं है कि उससे कहा जाएगा कि भाई तुम साबित करो कि मालिक हो कि नहीं हो, क्योंकि उसका कब्जा है। उन समव्यवहारों यानी ट्रांजैक्शन के बारे में सद्भाव साबित करने किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास है, जहां उन पक्षकारों के बीच में समव्यवहार है जहां पे सद्भाव के बारे में साबित करना है, तो वहां सद्भाव साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। यानी अटार्नी के पक्ष में विक्रय का सद्भाव जो है वो बाद में प्रश्नगत है, तो समव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटार्नी पर है। सेक्शन 112 कहती है कि विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मस्व का निश्चायक सबूत है। ये तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विद्यमान में विवाह के कायम रहते हुए या विघटन के स्वरूप अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ है, तो इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वो उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि ये दर्शित ना कर दिया जाए कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया गया है। तो ये अगर कोई विवाहित व्यक्ति हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो ओरिजिनल संतान है, उसके लिए जो है जब तक कि ये साबित ना कर दिया जाए कि ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बात जो है सबूत के भार के संबंध में। अब बात इस टॉपिक की करते हैं जो सेक्शन 115 में दिया गया है एविडेंस एक्ट की। इसमें मेनली ये कहा गया है कि जब कि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा द्वारा, कार्य के द्वारा या ओमिशन के द्वारा, एक्ट और ओमिशन के द्वारा अन्य व्यक्ति को ये विश्वास करा दिया, ये कर लेने दिया कि कोई बात सत्य है।
और ऐसे विश्वास पर कार्य कराए या करने दिए हैं, तब ना तो उसे और ना ही उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या किसी प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा, यानी सत्यता को कहने दिया जाएगा। यानी एक व्यक्ति, सवाल ये है कि एक चीज़ झूठ है और उसने अपनी घोषणा द्वारा या कार्य के द्वारा उसे सच साबित कर दिया या होने दिया उसे, ठीक है, तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब ये बात सच नहीं थी, क्योंकि उसे करने दिया गया है। ठीक है, जैसे का ने जानबूझ के झूठे रूप से खा को ये विश्वास करा दिया कि अमुक एक ये भूमि जो है वो का की है। ठीक है, खा को उसके विक्रय करने और मूल्य चुकाने को प्रेरित कर दिया, लेकिन भूमि का की संपत्ति जब हो जाती है, का इस आधार पर विक्रय के समय उसका हक नहीं था, विक्रय को ख़त्म करवाने के लिए अपने लिए साबित नहीं कर सकता, मतलब वो अपने फेवर में साबित करने की पोजीशन में नहीं होता है। ये रूल जो है 115 का विबंध का सिद्धांत है। तो इस जो है पेपर में हमने इस लेक्चर में ये बताने की कोशिश की कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या है कोर्स में। मेनली जो भी है जो है इसे आप पूरी पढ़ाई ना समझें, इसे अपने जो है नोट्स से और टेक्स्ट बुक से इसे ज़रूर पढ़ लें। ये केवल जो है ये बताने का प्रयास है कि इसमें है क्या, या मोटे तौर से एविडेंस एक्ट में क्या पढ़ाया जाता है एलएलबी क्लास में। धन्यवाद।